हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से वेदिका शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी फोर्थ डिक्टेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए जल्दी से आप लोग अपना कॉपी पेन पेंसिल निकाल लीजिए। अब मैं स्टार्ट करूँगी। रेडी। कोविड महामारी की दूसरी लहर कितनी घातक साबित हुई, इसका एक प्रमाण सैकड़ों बच्चों का अनाथ हो जाना भी है। राष्ट्रीय बाल आयोग के अनुसार इस भयंकर महामारी ने 1700 से अधिक बच्चों के सिर से माँ बाप का साया छीन लिया है। हो सकता है कि ऐसे बच्चों की संख्या और अधिक हो, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में इसका ठीक ठीक रिकॉर्ड नहीं कि कितने बच्चे अनाथ हुए। उचित होगा कि ऐसे सभी बच्चों का पता लगाया जाए। यह अच्छी बात है कि राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार भी अनाथ बच्चों की सुध ले रही है और इसी सिलसिले में गत दिवस यह घोषणा की गई कि महामारी में अनाथ हुए बच्चों के अभिभावक जिलाधिकारी होंगे। लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी तंत्र बनना चाहिए। यह तंत्र ऐसा होना चाहिए कि अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही भावनात्मक संबल भी मिले। उचित होगा कि सरकारों की ओर से ऐसी भी कोई पहल की जाए जिससे अनाथ बच्चों के नाते रिश्तेदार उनका पालन पोषण करने के लिए खुशी खुशी आगे आएं। इससे बच्चों को वह पारिवारिक माहौल मिलेगा जो उनके स्वाभाविक विकास के लिए आवश्यक है। सरकार के साथ समाज को भी संवेदनशीलता एवं दायित्वबोध जगाने की जरूरत है। यह सही समय है कि समाज सेवी संगठन अनाथ बच्चों की समुचित देखरेख के लिए आगे आएं। निश्चित रूप से सरकारों को ऐसी भी कोई व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे यह पता चल सके कि अनाथ बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेने वाले उनकी सही तरह देखभाल कर रहे हैं या नहीं। केवल ऐसे बच्चों की ही सुध नहीं लेनी चाहिए जिनके माता पिता गुजर गए हैं। इसके साथ साथ उन बच्चों के भी पालन पोषण की चिंता की जानी चाहिए जिनके पिता महामारी की चपेट में आ गए और उनकी देखभाल के लिए मां है तो, लेकिन उसके पास आय का कोई जरिया शेष नहीं। ऐसे बच्चे आर्थिक अभाव का सामना ना करने पाए, यह देखना भी सरकारों की जिम्मेदारी है। ध्यान रहे कि 9000 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से अनेक ऐसे हो सकते हैं जिनके पिता की मृत्यु के साथ ही परिवार अपने एकमात्र कमाऊ सदस्य से वंचित हो गया हो। इसी तरह इसकी भी आशंका है कि
कुछ बुजुर्ग ऐसे हों जिनके बेटे या बहू अथवा दोनों ही कोरोना के शिकार हो गए हों। स्पष्ट है कि ऐसे बुजुर्गों को भी सहारा देने की जरूरत है। निसंदेह सभी अनाथ असहाय लोगों की पहचान एवं गणना में उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए जो महामारी की पहली लहर का शिकार बने। आज की डिक्टेशन की फ़ोटो मैंने डिस्प्ले कर दी है, हाफ और फुल दोनों तरीके से कर दी है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उतने मैटर को चेक कर लीजिएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी ये कि नेक्स्ट जो मैं बोलूँगी डिक्टेशन उसकी भी मैंने फ़ोटो डिस्प्ले कर दी है, आप उसको भी देख लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब तीसरी बात मैं कुछ बताना चाहूँगी आपको। वैसे तो बहुत से लोग जानते होंगे, जो लोग शॉर्ट हैंड डिक्टेशन तक पहुँचे हैं तो लाजमी है कि सब कुछ वो लोग जानते ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा लोग जैसे कि नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए आज मैं कुछ बताना चाहूँगी। और वो ये कि जब डिक्टेशन हम लोग लेते हैं तो किस तरह से आपको कितना क्या काम करना है, आज मैं आपको वो बताऊँगी। डिक्टेशन से पहले कितना काम करना है और डिक्टेशन के बाद आपको कितना काम करना है। तो डिक्टेशन से पहले आपको क्या करना है, आपको मालूम है अगले दिन क्या डिक्टेशन होनी है, तो आप लोग सबसे पहले काम करिए उनके जो टफ वर्ड्स होते हैं, जो मैटर में टफ वर्ड्स दिए होते हैं, उसकी एक लाइन अपने रजिस्टर में उतार लीजिए। फिर 3 से 4 लाइनें छोड़िए, फिर एक लाइन उतार लीजिए, फिर 3 से 4 लाइन छोड़िए, फिर वर्ड्स उतार लीजिए। इस तरह से उतार के 3 से 4 लाइनें आप लोग को केवल प्रैक्टिस करनी है, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। इतना होने के बाद इतना होने के बाद फिर आप पूरे पैराग्राफ की एक बार प्रैक्टिस करिए। फिर इसका कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने माइंड में रखना है कि हाँ हमने जो प्रैक्टिस की है वो इस तरह से की है। रटना नहीं है, मैं रटने को नहीं कह रही हूँ कि आप सोचे कि मैं रटने को बोल रही हूँ, रटना नहीं है, केवल एक सिंपल नॉर्मल प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट डे जब आप डिक्टेशन दे चुके हों तब क्या करना है, आपको जो आपने डिक्टेशन दी है उस मैटर में से आपकी जो जितनी गलतियां हुई हैं उन गलतियों को उतार लीजिए। रजिस्टर पे ऊपर एक लाइन उतार लिया, फिर आधा पेज छोड़ा, आधा पेज छोड़ के फिर बाकी के वर्ड्स उतारे और उनकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आपको काम करना है। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। जो पहले टफ वर्ड्स करने हैं वो 3-3 4-4 लाइनें बस प्रैक्टिस करनी है, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। और फिर एक पैराग्राफ आपको प्रैक्टिस करनी है और गलतियों की प्रैक्टिस आपको एक लाइन आधा पेज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या आपको फ़ायदा होएगा। पहली चीज़ तो ये कि आपकी जो गलतियां हो रही हैं उसको आप में सुधार आएगा। ठीक, दूसरी चीज़ ये जो आपके टफ वर्ड्स है उधर उनमें आपकी पकड़ अच्छी बनेगी। और जब दोनों चीज़ों में सुधार होएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका असर आपकी स्पीड पे भी अच्छा पड़ेगा। तो इसलिए इतना ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले वीडियोस में ये बताना मैं भूल गई थी, लेकिन अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, इसलिए मैं ये आज आपको मैसेज दे रही हूँ। और अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी डिक्टेशन आपको पसंद आई हो, लिखते बना हो, समझ में आए हो, आवाज़ क्लियर लगी हो, डिस्प्ले क्लियर लगा हो, तो इसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से आप लोग का मोटिवेशन मुझे मिलेगा, मुझे लगेगा कि हाँ मुझे और अच्छा करना है और बेहतर करना है। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।